विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जीवों में विविधता, ये हमारा चैप्टर चल रहा था और अब हमारे जो आजकल हम लोग प्रश्न और उत्तर उसके सारे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन है वो भी प्रश्न और उत्तर के ऊपर ही है। तो आज हम अपना पहला जो इस सेशन का जो हमारा पहला प्रश्न है उसे हम पढ़ते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, मोनेरा अथवा प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण के मापदंड क्या हैं? मोनेरा अथवा प्रोटिस्टा एक कोशिकीय जीव हैं, अतः इनके वर्गीकरण के लिए हम जो हमारे मापदंड है वो ये आज अब जो मैं आगे पढ़ने जा रही हूँ वो आएंगे। कोशिकीय संगठन, कोशिका भित्ति, केंद्रक की उपस्थिति या अनुपस्थिति। के केंद्रक क्या हमने देखा था, किसी में होते हैं किसी में नहीं होते हैं। और पोषण के प्रकार, वो किस प्रकार से अपना पोषण वो ग्रहण करते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो है, प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशीय यूकैरियोटिक जीव को आप किस जगत में रखेंगे? तो अब आप देख रहे हैं ये हमारे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सेल्स का पढ़ा था कि वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो टाइप के होते हैं। तो यूकैरियोटिक जीव अगर हम कह रहे हैं, इसका अर्थ है क्या, उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्रॉपर एक न्यूक्लियस हमें विजिबल होता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशीय यूकैरियोटिक। तो लेकिन हम जो यूकैरियोटिक हमने जो डिटेल में पढ़ा है तो वो हमने देखा है वो बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन एक कोशिकीय यूकैरियोटिक में मिलते हैं कि एक सेल है और उनमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विजिबल है। तो उसको हम उस प्रकार के जो हमारे जीव है उनको किस में रखेंगे? तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। आगे हम देखते हैं सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया है। तो सरलतम पौधों को थैलोफाइटा वर्ग में रखा गया है, जिसको हम एल्गी भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एक प्रश्न है वो है, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में सर्वाधिक समान लक्षण वाले सबसे कम जीवों को और किस समूह में सबसे ज्यादा संख्या में जीवों को रखा जाएगा? तो सर्वाधिक समान लक्षणों वाले सबसे कम संख्या वाले वर्ग को हम जाति, जिसको हम इंग्लिश में स्पीशीज बोलते हैं, कहते हैं, क्योंकि वर्गीकरण में ये क्या है, ये निम्नतर स्तर पर होते हैं। जबकि सर्वाधिक संख्या वाले समूह को जगत कहते हैं, क्योंकि वर्गीकरण में ये उच्चतम स्तर पर होते हैं, जिसको हम किंगडम कहते हैं। और हमने ये देखा था, हमने प्लांट और एनिमल किंगडम हमने उसको फर्दर डिवीजन करा था। आगे जो हमारा प्रश्न है वो है, टेरिडोफाइट और फेनरोगैम में क्या अंतर है? तो कोशिश हमारी ये रहती है जब अंतर का हमसे पूछा जाए, और ये मैं आपको हर प्रश्न और उत्तर में एक इस टिप देती हूँ कि आपको ये याद रखें। अंतर में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ब्लॉक्स वो दो कॉलम बनाएं और उनको कंपेयर करें, तभी हम अंतर बता सकते हैं। पैराग्राफ में क्या होता है, आपने एक साथ सारे पॉइंट्स लिखे, दूसरे लिखे, वो पॉइंट ठीक होते हैं, लेकिन आप अंतर कैसे बता पा रहे हैं? तो जब हम एक में देखेंगे ये प्रेजेंट है और दूसरा जो हमारी कैटेगरी है उसमें कहेंगे हम ये प्रेजेंट नहीं है या इस रूप में वो प्रेजेंट है, तो वो अंतर में काउंट होता है। तो टेरिडोफाइट में बीजों का उत्पादन नहीं होता है, फेरेनोग्राम में बीजों का उत्पादन करने वाले पौधे हैं। प्रजनन जीवाणु द्वारा होता है, प्रजनन बीजों द्वारा होता है। जनांग अप्रत्यक्ष तथा अविकसित होते हैं, जनांग प्रत्यक्ष तथा विकसित होते हैं। तो देखिए, हमने सामने के सामने कंपेयर कर लिया, और अगर आप ऐसे करेंगे ना, आपको याद करना भी एक इजी रहेगा कि इसमें उत्पाद बीजों का उत्पादन होता है, तो इसमें सिंपल लिख देना है उत्पाद बीजों का उत्पादन नहीं होता है, एक नहीं हमें जोड़ना है, काम हो गया। इसमें हमारा जो प्रजनन है वो स्पोर्स जीवाणु द्वारा हो रहा है, इसमें बीजों द्वारा हो रहा है। तो हमें पूरे सेंटेंस याद करने की जरूरत नहीं है, हमें मोटे मोटे वर्ड, जैसे इसमें बीजों का उत्पादन, इसमें स्पोर फॉर्मेशन, इसमें आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो एक पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते। तो जब हम कह रहे हैं इसमें पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते, तो फेरेनोगैम में हम कहेंगे पूरी तरीके से डेवलप होते हैं।
नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। फिर से भिन्नता का आया है तो हमने फिर से कॉलम बनाया है। जिम्नोस्पर्म बीज नग्न होते हैं अर्थात फलों के अंदर नहीं होते हैं, और एंजियोस्पर्म बीज फलों के अंदर होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, इनमें पुष्प नहीं मिलते हैं, इनमें पुष्प होते हैं, इसलिए इन्हें हम पुष्पी पादप भी कहते हैं। हमने साथ में एक और पॉइंट उसका कर दिया कि पुष्प होते हैं तो इनको किसी और नाम से जाना जाता है। फिर इसमें इनमें भ्रूण पोष नहीं होते, इनमें भ्रूण पोष होते हैं जिनमें भोजन का संचय होता है। जो हमारा एक सीड कोट जो होता है, कोटिंग होती है, जो एक कहते हैं कि सारा फूड वो प्रिजर्व, उनके अंदर एक टाइप से स्टोरेज रहता है। तो जब तक वो सीड प्रॉपर उसके अंदर लीव्स नहीं बन जाती हैं, वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं खुद का स्टार्ट कर पाता है, तब तक वो सीड का डेवलपमेंट उसकी हेल्प से होता है। फिर हमने जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल दे दिए पाइनोसाइकस, और यहाँ पे हमने एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल दे दिए चना, मटर, गेहूं आदि। अब हमने आपको ये एक चीज कर ले, इसमें हमने कॉटिलिडन्स की बात करी थी, बीज पत्र की 1 और 2 है। तो यहाँ पे हम कोशिश कभी कभी ये भी करते हैं कि एक पॉइंट से अगर हम दूसरी और चीजें रिवाइज कर पाए तो हमारा चैप्टर भी रिवीजन और इजीली हो जाता है। तो यहाँ पे और आप देखें, ये हमने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल में समझा था। आपको जो पढ़ा था याद आया? याद आया, वेरी गुड। अगर नहीं आया है तो बस कुछ नहीं है, आप वो वाला सेशन खोलकर एक बार फिर से सुन लीजिए और अपनी बुक भी साथ में रखें, उससे और रिवाइज कर लीजिए। जितने भी उत्तर हैं अगर आपको याद आ रहा है कि इसमें क्या समझा था, आपने क्या पढ़ा था, तब बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आए ये हमने कुछ करा था लेकिन याद नहीं आ रहा है कि उस समय क्या एक्सप्लेनेशन था, तो आपको ऑडियो से आपके सामने पूरा वीडियो है, आप फिर से देख लीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम जो प्रश्न है वो है पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर होता है। आपके ये वाले जो प्रश्न बहुत अंतर वाले हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं में अंतर अगर हम देखते हैं तो पॉरीफेरा जो है वो सबसे सरल बहुकोशिकीय जीव जिनमें ऊतकीय संगठन नहीं होता है। सिलेंट्रेटा बहुकोशिकीय जीव होते हैं लेकिन इनमें ऊतकीय संगठन होता है। तो देखिए दोनों बहुकोशिकीय हैं लेकिन इसमें उत्कीय संगठन नहीं मिल रहा है और इसमें हमें उत्कीय संगठन मिल रहा है। ये पॉलीफेरा अचल जीव होते हैं तथा इनके शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। याद आया, मैंने आपको आपकी बुक से समझाया था, फिर उसकी अपने स्लाइड से फोटो दिखाई। याद आया, वेरी गुड। सिलेंट्रेटा सचल जीव होते हैं तथा जलीय होते हैं जिनमें कुछ कॉलोनी भी होती है। तो कॉलोनी में इसके बहुत सारे, क्योंकि ये अभी ना बहुत छोटे छोटे साइज के हैं तो सारे ग्रुप बना। तो कॉलोनी देखिए, हम अगर जीव जंतुओं की बात कर रहे हैं वो कॉलोनीज में रहते हैं, और हम भी अगर अपने घरों को देखें हम भी कॉलोनीज में रहते हैं कि एक जगह बहुत सारे एक से घर बने होते हैं और उसमें लोग रहते हैं और कहते हैं ये हमारी कॉलोनी है, मीन्स इतने एरिया में हमारे जान पहचान के लोग रहते हैं। फिर चलिए हम रहने की बात से हम पॉलीफेरा और सिलेंट्रेटा पर फिर से आते हैं। इन जीवों में ऊतकों का विभेदन नहीं होता है। देखिए जब हम कह रहे हैं कि इसमें ऊतकीय संगठन नहीं है तो इसमें ऊतकीय विभेदन भी नहीं होगा, रिलेट कर लीजिए। और इसमें क्या होता है, इनमें जो है ये बहुकोशिकीय जीव है और नेचुरली जब बहुकोशिकीय है तो ऊतक का निर्माण हो जाएगा और इनमें हमें ऊतकीय संगठन एक मिलता है। एग्जाम्पल्स जरूर आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये नाम बहुत से आपने पहली बार सुने होंगे, तो थोड़ा सा कहीं कहीं तो याद करना पड़ेगा। तो याद कर लीजिएगा, यूप्लेक्टेला, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, यूप्लेक्टेला। हाँ ओके। साइको अनादि और सिलेंट्रेटा में हाइड्रा समुद्री एनिमोन आदि। और ये आप जब और सीनियर क्लासेस में जाएंगे ना, हाइड्रा के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग का स्टडी होता है कि वो उसका मूवमेंट कैसे होता है, वो अब भोजन कैसे करता है, उसका एक्सक्रीशन कैसे होता है, वो जो फूड है वो कैसे कैच करता है, उसके टेंटिकल्स होते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप बायो आगे लेंगे जरूर इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है एनिलिडा के जंतु आर्थ्रोपोडा के जंतुओं से किस प्रकार भिन्न है।
फिर से एक और अंतर वाला, चलिए इसको देखते हैं। ये द्विपार्श्व सममित तथा त्रिकोणिक होते हैं एनिलिडा, और ये द्विपार्श्व सममित होते हैं। असली देहगुआ नहीं पाई असली देहगुआ पाई जाती है, देहगुआ रक्त से भरी हुई होती है। इनमें जुड़े हुए पैर नहीं होते हैं, इनमें जुड़े हुए पैर होते हैं, जैसे केचुआ, जोक आदि, बिच्छू, मकड़ी आदि। तो बच्चों या इनके एग्जाम्पल्स ध्यान रखिएगा, और थोड़ा सा जैसा मैं आपको कह रही हूँ कि थोड़े एग्जाम्पल्स को जरूर आपको एक नाम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें कैटेगराइज करना होता है कि या जो ये जो हम जितने प्रकार के अगर हम ये विभिन्न जंतु जो के नाम ले रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो जैसे एनिलिडा का केचुआ जोक आ गया, और आर्थ्रोपोडा बिच्छू मकड़ी आदि। सो नेक्स्ट हमारा एक और प्रश्न है, वो भी अंतर पर है कि स्थलचर और जल स्थलचर और सरीसृप में क्या अंतर है। तो जल स्थलचर को हम इंग्लिश में एम्फीबियंस भी बोलते हैं। तो ये दोनों बात आप अपने दोनों वर्ड से जहां तक हो याद रखिएगा, क्योंकि आगे आपको काफी एक इंग्लिश के वर्ड्स बुक्स में मिलेंगे। तो जल स्थलचर जो होता है, जल और थल दोनों में रहते हैं और उभयचर कहलाते हैं। और जो सरीसृप होते हैं, कुछ जल में तो कुछ थल पर रहते हैं, परंतु उभयचर नहीं होते हैं। तो क्या सरीसृप में हमने, क्योंकि वो रेप्टाइल्स हैं, तो कुछ अगर हम स्नेक्स की कुछ स्पीशीज को देखेंगे तो हमें कुछ वाटर स्नेक्स भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से और भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं। चलिए फिर हम एक और देखते हैं जल स्थलचर को। जल में अंडे देते हैं तथा अंडे कठोर कवच के से ढके नहीं होते हैं, और सरीसृप अंडे जल से बाहर जमीन पर देते हैं तथा अंडे जो होते हैं उन पर कठोर कवच एक हमें मिलता है। और इनमें जो है श्वसन गिल्स, त्वचा और फेफड़ों द्वारा होता है, और सरीसृप में श्वसन केवल फेफड़ों के द्वारा होता है। और इसमें आपके जल स्थलचर के एग्जाम्पल आ गए मेढक टोड, और सरीसृप के आ गए कछुआ, सांप आदि। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक और हिंट देना चाहती हूँ कि कभी कभी अगर आप देखते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स लर्न करने में आपको लगता है इतने सारे हमें हैं और हम सबके कैरेक्टर्स कैसे याद करें, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप दूसरा मेथड ले सकते हैं कि आप उनके एग्जाम्पल्स याद रखें। जैसे अगर मैं कहूँ, मुझे आर्थ्रोपोडा बहुत इजी लगता है। कॉकरोच जैसी मैं देखती थी, कॉकरोच ये आर्थ्रोपोडा ग्रुप है, इसका 3 हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन होता है, जुड़े हुए पैर होते हैं, अपने दिमाग में सारे उसके कैरेक्टर्स याद हो जाते हैं। तो जैसे आप जल स्थलचर का करें, आप मेढक के बारे में सोच लीजिए, टोड का एग्जाम्पल कर लीजिए, भैया ये एम्फीबियन है, या अगर हिंदी में कहें जल स्थलचर है, ये दोनों जगह रहता है। तो दोनों जगह रहता है, इसका मतलब उसमें श्वसन, आप उसके लिए फेफड़े भी होंगे और उसके लिए गिल्स भी होंगी, त्वचा भी होगी। ठीक है, आपने उससे रिलेट कर लिया। और उसका कैरेक्टर यही है कि मेढक ये पानी में भी रहता है और जल में भी, सॉरी जमीन पर भी रहता है, तो जल और थल दोनों जगह रहता है। देखिए, अगर आपने एक एग्जाम्पल जिसको आप एक जानते हैं, जिसको आपने देखा हुआ है, या वो नाम आपके लिए नया नहीं है, तो आप उस एनिमल का आप वो कैरेक्टर्स आप देख लें कि वो कैसे रिप्रेजेंट करता है, वो ही हम उसकी कैटेगरी में उसको लिख सकते हैं। और सांप आप सरीसृप में आप सरीसृप सर्प आपका एक सांप से रिलेटेड वर्ड लग रहा है, आप उसकी नेचर देख लीजिए कि उसके अंडे कैसे कठोर होते हैं, वो एक जल में नहीं, वो थल में देता है। तो आप देखिए ऐसे बहुत से हम एक ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या एक इजी लग रहा है। हमें कैरेक्टर से अगर हमें याद आ रहे हैं तो हम एग्जाम्पल्स याद कर पा रहे हैं, या अगर हम जो हमें एग्जाम्पल्स उदाहरण जो हमने दिए हैं जंतुओं के, उनको देखकर हम उनके कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। तो आप एक अपने खुद का देखें कि आपको किस इजी वे से आपको ये पॉइंट्स याद होते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा आ रहा है पक्षी वर्ग और स्तनपाई वर्ग के जंतुओं में अंतर। तो पक्षी वर्ग जो है, सॉरी स्तनपाई, ओके, सो पक्षी वर्ग और स्तनपाई वर्ग के जंतुओं में अंतर में हम देखते हैं, पक्षी वर्ग शरीर पंखों से ढका होता है परंतु बाल नहीं होते हैं,
शरीर पर बालयुक्त त्वचा होती है और हम चाहें तो स्तनपायी में हमें पंख देखने को नहीं मिलते। एक आध कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे हम कहें बैट, चमगादड़, ये मैमल्स में आता है, स्तनपायी में आता है और वो थोड़ा उड़ भी पाता है। तो एक्सेप्शनल केसेस हर जगह मिलेंगे थोड़े। पक्षी वर्ग में हड्डियां जो होती हैं खोखली होती हैं, तो इसको आप इस टाइप से भी करें क्योंकि उनका शरीर हल्का होता तभी वो उड़ पाते हैं। और लेकिन स्तनपायी उड़ नहीं पाते तो हड्डियां अपेक्षाकृत भारी होती हैं। अंडे देते हैं और दुग्ध ग्रंथियां उपस्थित नहीं होती हैं। बच्चों को ये सीधे जन्म देते हैं और दूध ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। पक्षी वर्ग बहुत सिंपल है, चोंच होती है, इसमें मुंह में दांत होते हैं, तो क्लियर। और पक्षी वर्ग में हमने आप उदाहरण कुत्ता, गाय, ये किसका हो गया, स्तनपायी वर्ग का उदाहरण। और कबूतर, चील, आप चिड़िया का कोई भी नाम, तोता, कुछ भी दे सकते हैं, आपका पक्षी वर्ग में आ जाएगा। बच्चों, आज हम लोगों ने बहुत से अंतर वाले जो प्रश्न हैं वो करे, और एक जो इतने अंतर करें, देखें हमने ना जो क्लासिफिकेशन का कितना, अगर देखें एनिमल क्लासिफिकेशन का सब कुछ कवर कर लिया है या नहीं है। तो आप चैप्टर भी पढ़िए, सेशंस भी देखिए, क्वेश्चन आंसर भी करिए, आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो बच्चों, आज का सेशन तो हम यही एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और सेशन है जिसमें थोड़े से और प्रश्न उत्तर है, तो उसको लेकर फिर से आपसे मिलते हैं। बाय।